नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे। हमारे जो सीरीज चली हुई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के उसका 14वां पार्ट 14 नंबर पार्ट हम लेके आ गए, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ बने रहें, लास्ट तक जरूर देखें, एक एक क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा चैनल पे पहली बार विजिट करो और इसी प्रकार के वीडियोस लगातार चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी के शुरू करते हैं। यूजीसी नेट जुलाई 2016 में आ चुका है। निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा होना चाहिए। अगर आप कहीं पे सुपरविजन के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए? लर्निंग की सिचुएशन पे, कि वहाँ पे अधिगम स्थिति, अधिगम लर्निंग को हिंदी में जो अधिगम कहते हैं, सीखने को, ठीक है। तो अधिगम की स्थिति कैसी है, वहाँ पे लर्निंग कैसी हो रही है, इसमें भी यही बताया गया है, पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूची का एक का मिलान करना है। यूजीसी नेट जुलाई 2016 में आ चुका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दे रखें, तो हम डायरेक्टली आंसर पे चले जाते हैं। जैसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुदेशन अगर आपको देना है तो अधिगम का प्रकार जो ये दर्शाता है कि आदत विकसित करने के लिए क्या किया जाए। फिर नियोजित अधिगम क्या होगा? शिक्षण साधनों के साथ स्व शिक्षण की अधिगामी उन्मुख प्रणाली। सक्रिय नियोजित अवधि क्या होगी? आपकी पाठ के उद्देश्यों पर आधारित कार्यकलापों को सफलतापूर्वक अधिगम करने में व्यतीत समय। इसके बाद है नियोजित अनुदेशन क्या होगा? आपका अधिगम किए जाने वाले सामग्री को क्रमिक चरणों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड मिलेंगे, जैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत हार्ड है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हो, इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है। नेट के लेवल के जरूर हैं, लेकिन नेट में रिपीट नहीं होते हैं। जो नेट के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, एक आधा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। जैसे आपका क्वेश्चन ये हमारे अब के डीएसएसबी एग्जाम में केवीएस एनवीएस में आ सकता है, केवीएस और डीएसएसबी में खास करके। तो ये क्वेश्चंस याद करने जरूरी हैं। सीखने के चरण है, सीखने के कौन कौन से चरण हैं? सबसे राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो आपका जो है सहचारी चरण और स्वायत्ता चरण, एसोसिएटिव और ऑटोनोमस और अंडरस्टैंडिंग फेज, ये इनके चरण हैं सीखने के। मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग फेज समझोगे, फिर एसोसिएटिव, फिर इसको अपने अंदर दिमाग में भेजोगे, किसी चीज़ के साथ एसोसिएट करोगे या नया कुछ बनेगा, और लास्ट में स्वायत्ता चरण, ऑटोमेटाइजेशन हो जाएंगी वो चीज़ें, फिर ऑटोमेटिक होने लगेंगी। और यहाँ पे पूछे थे इन चारों में से कौन से जो है सीखने के चरण में शामिल है, तो इसमें दो ही दे रखें तो हो जाएंगे ये। और नेक्स्ट है, इष्टतम तत्परता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिक तैयारी में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। इष्टतम तत्परता मतलब तत्परता, जो तत्पर होना किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसकी इष्टतम जो फेज होती है, टॉप, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर इनमें पूछा है कि कौन से सही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी ई जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। कायिक उपचारात्मक उपायों का, कायिक उपचारात्मक उपायों का प्रयोग आप कर सकते हो। इसके अलावा सक्रियण के स्तर को कम करने के लिए अधिक प्रशिक्षण भार देना, और ई है आपका मनोविनिमायक तकनीकों का प्रयोग कर आप कर सकते हो। ऑप्टिमम रेडीनेस, ऑप्टिमम इंग्लिश में इसको कह सकते हो। देखो मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा था, कितने हार्ड वर्ड है। ऑप्टिमम, अगर आप पूरी तरह से तैयार हो तो आप ये जो है तरीका अपना सकते हो। नेक्स्ट है, कौशल अधिगम में सूचना प्रसंस्करण मॉडल का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हमें सही क्रम में लगाने BADC। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। सबसे पहले प्रभाव, उसके बाद आपका ए निर्णय करना, और फिर है आपका निर्गम, और फिर प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, स्किल लर्निंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। आप कोई स्किल सीख रहे हो तो आपके अंदर वो स्किल की इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? सबसे पहले इनपुट अंदर जाएगी, फिर आप डिसीजन लेंगे, फिर आउटपुट आएगा, फिर फीडबैक। इनपुट आपके दिमाग में गई, ये चीज़ सीखनी है, तो वहाँ पे डिसीजन में दिमाग ने डिसीजन लिया, हाँ सीखनी है, दिमाग में फिट हुई सारी चीज़ें, फिर आपने करके देखी, और फिर उसके ऊपर फीडबैक आया, प्रॉपर हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट, तनाव में 4 परस्पर संबंधित चरण होते हैं, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन से होंगे वो? यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर CADB। तो देख लेते हैं, इंग्लिश में भी नहीं दे रखा है तो यहाँ पे
ऑप्शन जो है ए राइट है। सबसे पहले प्रीवियस ये मांग होगी, मतलब इन्वायरमेंटल सिचुएशन कैसी है। यहाँ पे जो है तनाव, अगर स्ट्रेस में जा रहे हैं आप, टेंशन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रीवियस ये मांग होगी, इन्वायरमेंटल सिचुएशन। उसके बाद अनुभव किए गए मनोवैज्ञानिक और शारीरिक खतरे की मात्रा, आपको कैसे साइकोलॉजिकल अनुभव एक्सपीरियंसेस रहे हैं पहले, और शारीरिक खतरे की मात्रा, किस प्रकार की फिजिकल चोट का आपको खतरा है, और फिर आपकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया होगी, और बाद में व्यवहार निकलेगा। ओवरऑल स्ट्रेस के बाद जो गुस्सा आएगा वो। नेक्स्ट है अधिगम किस प्रकार घटित होता है, इसका अध्ययन निम्नलिखित में से किसका प्रधान भाग है। अधिगम किस प्रकार से घटित होता है, जो लर्निंग होती है वो किस प्रकार से होती है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तंत्रिका मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो हैं ये इसके अंदर आएंगे। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे पहले कार्य तंत्रिका तंत्र मनोविज्ञान का होता है, जो किसी भी प्रक्रिया को देखकर उसका अनुसरण करने को तैयार करता है। तत्पश्चात उस प्रक्रिया की शैक्षिक योग्यता भी होनी चाहिए, जिस क्रिया को अधिगम करने में आसानी हो जाती है। दोनों ही क्रिया आपस में संबंधित होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपलब्धि लक्ष्य सिद्धांत में 3 तत्व वे कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और फोर्थ। उपलब्धि लक्ष्य, अनुमानित अक्षमता, उपलब्धि व्यवहार। यहाँ पे क्या उपलब्धि लक्ष्य क्या है, निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। अनुमानित अक्षमता, अक्षमता का स्वतः अनुमान लगाना। और उपलब्धि व्यवहार, व्यवहारात्मक क्रिया का प्रयोग उपलब्धि प्राप्ति के लिए होता है। नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष आ गया है, इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। सीखने की परीक्षण पद्धति सीखने की अवधि को कम करता है। इसके बाद थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम दिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आर जो है ए का सही तर्क है। और नेक्स्ट है प्रभाव का नियम निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो प्रभाव का नियम जो है संतुष्टि के नियम के रूप में जाना जाता है। उन्हें याद थॉर्नडाइक संतुष्टि का नियम आप इसको कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे संतुष्टि के नियम की खोज अलग बताई किसने की है। नेक्स्ट है नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं, जिसमें से प्रथम को अभिकथन और द्वितीय को तर्क कहा गया है। राइट आंसर में देखना है सहजातीय और आधार कक्षाएं जो खेलकूद प्रबंधन के शिक्षण से संबंधित है में संप्रेषण पाठ्यक्रमों, अंतर व्यक्तिक संबंधों, लेखाकरण, वित्त, अर्थव्यवस्था, सांख्यिकी तथा खेलकूद के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल हो सकते हैं। तर्क यहाँ पे दिया गया प्रैक्टिकम साधारण तौर पर ग्रहण किया गया प्रशिक्षुता पूर्व अंशकालिक कार्य क्षेत्र अनुभव है, जब छात्र सहजातीय अथवा विशेष कक्षाएं कर रहा हो। तो यहाँ पे राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बी जो है राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है धारणात्मक सीख उद्दीपन जो कि अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप वातावरण से सूचना हासिल करने की अक्षमता में वृद्धि है। तो यह परिभाषा जो है किसने दी, तो यह परिभाषा दी थी आपकी गिब्सन ने, ऑप्शन डी। धनात्मक सीख परसेप्चुअल लर्निंग उद्दीपन जो कि अनुभव एवं अभ्यास के फलस्वरूप वातावरण से सूचना हासिल करने की क्षमता, यह परिभाषा गिब्सन ने दी थी। डेफिनेशंस जरूर याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका होती है। तो अध्यापक की क्या भूमिका होती है, नेट के क्वेश्चन है, तो नेट में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन नेट का एग्जाम जिसने दिया ना उसको पता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन नेट में आते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी और डी। आपका गलत धारणाओं को सही करना और कारगर रणनीतियों से पढ़ाना टीचर्स की ड्यूटी बताई है। गलत उत्तरों को सही करना ये कोई ड्यूटी नहीं होती है। आसन बनाना और पर्यवेक्षण करना ये भी स्पेशली कोई ड्यूटी नहीं होती है, लेकिन क्या होती है बच्चों के अंदर अगर गलत माइंड सेट हो गया तो उसको सही करना और कारगर रणनीतियों से पढ़ाना है, मतलब एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाना होता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट से युक्ति अक्षमताओं का सही नियोजन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए बी डी। विशिष्ट बौद्धिक अक्षमताएं, विशिष्ट संकल्पनात्मक एवं संवेगात्मक अक्षमताएं और फिर आपका विशिष्ट ज्ञानात्मक अक्षमताएं। नेक्स्ट है लक्ष्य निर्देशित गतिविधि के पूरे पैटर्न का सही अनुक्रम निम्नलिखित प्रक्रियाओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी, ये आपको सही क्रम में लगाने थे। तो सबसे पहले आपकी क्या होती है, नीड, फिर ड्राइव, फिर प्रिपेटरी एक्टिविटी, फिर इंसेंटिव, और फिर आपका जो व्यवहार है कंज्यूमेंट्री व्यवहार बिहेवियर। मतलब सबसे पहले नीड आई दिमाग में, फिर उसको पूरा करने के लिए ड्राइव इच्छा हुई आपको, फिर प्रिपेटरी एक्टिविटी आप करते हो, फिर आपको कोई मोटिवेशन मिल जाता है और फिर आप वो व्यवहार कर देते हो। सही मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है। साइकोएनालिसिस थ्योरी आपकी किसने दी थी, कार्ल जंग ने। इसके बाद है फेनोमेनोलॉजिकल थ्योरी, ये किसने दी आपकी, अब्राहम मैस्लो। फिर आपकी डिस्पोजिशनल थ्योरी, ये आपकी किसने दी, सेल्डन। और ट्रेट थ्योरी आपकी किसने दी, ये दी आपकी गोल्डबर्ग। और जो बच गया आपका फिर बंडूरा, यहाँ पे भी सही मिलान दे रखा है। नेक्स्ट है सही मिलान करना है, जून 2017 नेट में आया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है सही मिलान आप कर सकते हो, जैसे रोजलिंड कैसिडी ने ये ज्ञान की बात बताई, आप इसको पढ़ सकते हो। NP नेल्सन ने ये बताई, कॉनरेड ने मनुष्य पैदा होता, संघर्ष करता और मर जाता है। इस प्रकार की डेफिनेशन सही नेट के लेवल के बातें हैं, बहुत ही गहरी बातें हैं, फिजिकल एजुकेशन में शायद आपने पढ़ी भी नहीं, अगर नेट की तैयारी आपने नहीं की तो। नेक्स्ट है तत्परता का सिद्धांत निर्भर करता है, तो तत्परता का सिद्धांत निर्भर करता है ACD, दिसंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। छात्र की रुचि के ऊपर डिपेंड करेगा, छात्र की आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करेगा, छात्र की परिपक्वता के ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे लॉ ऑफ रेडीनेस जो है, स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र में प्राप्त किए अक्षमताओं का अन्य क्षेत्र में समस्या समाधान ज्ञान अर्जन पर प्रभाव को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब इस क्वेश्चन में ओवरऑल यही बताई, कोई चीज़ आपने सीखी है उसका इफेक्ट दूसरी जगह पड़ रहा है, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव, वो क्या होता है, वो आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभ्यासों में से कौन सा तुलनात्मक रूप से अभ्यास का सतत प्रकार है जिसमें आराम अवधि या तो बहुत कम है या मौजूद नहीं है, तो वह आपका बड़ी संख्या में अभ्यास। और ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, थोड़े से टफ लैंग्वेज में हैं, हिंदी की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है, मैं भी फंस जाता हूँ कई क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया देने की आपकी, क्योंकि जब मास्टर डिग्री आप कर लेते हो तो बहुत सारी बातें इजी हो जाती हैं आपके लिए समझने के लिए। तो ये थे आज का हमारा 14th पार्ट था। ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं, इसी प्रकार के वीडियोस लगातार आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।